कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग। व्हाट मैम, आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर्स। यस, आप सभी लोगों ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और जोर शोरों से करने के लिए टेस्ट पेपर्स तो किए ही होंगे। तो आज उन्हीं टेस्ट पेपर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। चलिए, सो मैं बात कर रही हूँ पेपर नंबर 7, दैट इज EISN SM, और इस पेपर के सोल्यूशन की हम बात करेंगे, दैट इज टेस्ट पेपर नंबर 1। सो अगर आप अपना टेस्ट पेपर देखोगे तो इस टेस्ट पेपर में आपके पास में टोटल बेटा 7 क्वेश्चंस हैं। देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस। टेस्ट पेपर नंबर 1 को बाइफरकेट करती हूँ। इसमें आपके पास जो बेटा 7 क्वेश्चंस हैं, इन 7 क्वेश्चंस को मैं 3 पार्ट में बाइफरकेट करती हूँ। आपको जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको EIS के, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे SM के, और बाकी आपको मिलेंगे MCQs। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर। देखिए बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर ये रहा। अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, 2 SM का, ये भी SM का है, बट 3 EIS का है। तो ऐसे करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन SM का है और कौन सा क्वेश्चन EIS का है, और बाकी बचे हुए MCQs तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी डिस्कशन में ना आसानी हो जाएगी। चलिए मैं आपको मार्क करा देती हूँ। चलिए, तो EIS के जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3, then we have question number 5, and then we have question number 6. मैम बाकी बचे हुए SM के, yes of course, question number 1, question number 2 and question number 4, and last this is a question number 7 which is objective in nature. चलिए तो शुरू करते हैं EIS के साथ। बच्चों को EIS में डिफिकल्टी ज्यादा होती है तो EIS के साथ शुरू करेंगे। वैसे तो जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है उनको डिफिकल्टी इतनी महसूस नहीं होती है, बट स्टिल जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं इसको आसान करना चाहती हूँ। आप एक बारी इसको देखेंगे ना, आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैम क्या ये डरने वाली बात है? कुछ ना बेटा, ना कुछ डरने वाली बात नहीं है। टेस्ट देके तो हम अपना डर खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ कंट्री X plans to establish specific infrastructure and it wants to share this amongst the member of the group. ध्यान से आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिंग सम सेलेक्टेड हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज एंड दी ऑफिसर्स। मतलब क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है किसी कंट्री का, जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सेस है किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना देके एक ग्रुप को देना चाहता हूं। यस, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्या लिखा है इसमें? कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिग्नेटरीज ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। कहता है मैं इस ग्रुप को देना चाहता हूं और इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जो भी है, फलाना ऑब्जेक्टिव दे रखा है। ठीक है भाई, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? कहता है Which is the most suitable choice of the cloud under cloud computing? और आगे उसने पूछा advantages and limitations भी बता दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास चॉइस होती कितनी है? पहले ये देख लेते हैं बेटा, अपने पास चॉइस कितनी है? 4 तो चॉइस है हमारे पास। कौन कौन सी चॉइस है पता है आप सभी लोगों को? कौन सा? प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। अब बेटा हमें इन चारों में से ही तो एक क्लाउड लगाना है। अब आप देखो कि सूटेबिलिटी किसकी बैठती है। सूटेबिलिटी देखेंगे एज पर द डिमांड। डिमांड क्या है प्राइम मिनिस्टर की? डिमांड ये है कि उसको सेलेक्टेड ग्रुप पीपल को के साथ ही शेयर करना है। तो मुझे बताओ, प्राइवेट भी नहीं, पब्लिक भी नहीं, हाइब्रिड भी नहीं, बट उसे कौन सा क्लाउड चाहिए? उसे चाहिए बेटा कम्युनिटी क्लाउड। कौन सा चाहिए बेटा? कम्युनिटी। और वैसे भी उसने जो ये वर्ड दिया ना बेटा, ग्रुप, इस एक वर्ड से उसने हमें पूरा हिंट दे दिया कि इसमें कम्युनिटी क्लाउड आएगा। इज दैट क्लियर? और बाद में बेटा उसने क्या बोला, इसके एडवांटेजेस बता दो और लिमिटेशंस भी बता दो। देखिए आंसर इसका, द मोस्ट सुटेबल चॉइस इज द कम्युनिटी क्लाउड, जहां पर कि हम एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ में शेयरिंग करते हैं। और उसके बाद में देखें इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस दैट इज जो लिमिटेशंस दे रखी हैं, जो कि बहुत ही आसान है। राइट चलिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शॉर्ट नोट दे दीजिए किसके ऊपर? 4 चीजों के ऊपर, ई शॉप्स, ई मॉल्स, बायर एग्रीगेटर एंड वर्चुअल कम्युनिटीज। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी
मतलब इनडायरेक्ट या कोई ट्रिकी पॉइंट है ही नहीं, सीधे सीधा इसने क्या पूछा है, शॉर्ट नोट पूछा है। ओके, तो शॉर्ट नोट में आपको ये वाली बात याद होगी कि बेटा ये वाला जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही बेटा आपको याद होगा, ये टॉपिक ही बेटा 2020 में ऐड हुआ था। ये टॉपिक कब ऐड हुआ था बेटा, 2020 में ऐड हुआ था। अगर इससे प्रीवियस किसी ने टाइम दे रखा है तो उसको पता होगा कि ये टॉपिक पहले नहीं हुआ करता था। तो ये टॉपिक बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। और उसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है ई शॉप्स, ई मॉल्स, बायर एग्रीगेटर और वर्चुअल कम्युनिटीज के ऊपर। व्हाट आर ई शॉप्स? मैम, शॉप्स के प्रीफिक्स में ई लगा दिया तो क्या बन गया, ई शॉप्स। मतलब ऐसी कोई दुकान जो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, तो आई विल कॉल इट एज ई शॉप। मैम एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल जैसे आई एम वेयरिंग दिस कुर्ती इज फ्रॉम ब्रांड डब्ल्यू। सो अगर मैं डब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके उसके ऑनलाइन शॉपिंग करके ये कुर्ती परचेज करती हूँ तो दैट विल बी नोन एज ई शॉप, सिंपल। नेक्स्ट, ई मॉल। व्हाट इज ई मॉल? तो मॉल के आगे प्रीफिक्स लगा दिया ई, क्या बन गया, ई मॉल। मैम मॉल क्या होता है? ये मुझे बताने की क्या जरूरत है, आजकल तो आधे से ज्यादा बच्चे मॉल में घूमते रहते हैं। अरे नहीं मैम, कोरोना है, हम नहीं घूमते हैं। गुड, वैसे आपको ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। ओके, सो मॉल के आगे उन्होंने प्रीफिक्स लगाया क्या, ई, तो क्या बन गया, ई मॉल। दैट मीन्स अ मॉल विच इज इलेक्ट्रॉनिकल इन नेचर। दैट मीन्स कि आपको एक ही छत के नीचे, जैसे आप मॉल जाते हैं, आपको एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। सिमिलरली आप उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जहां पे सारे ब्रांड्स आपको एक ही रूफ के अंडर दी वन रूफ अवेलेबल है। मैम जल्दी से आप एग्जांपल बता दो। इसका एग्जांपल तो बेटा सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है। ऐसा ब्रांड जिसकी स्माइली, ऐसा ब्रांड जिसमें कि उसके नाम में स्माइली आती है, दैट इज अमेजॉन। और ज्यादातर लोग उससे बहुत शॉपिंग करिए कोरोना के टाइम पे। यस और नो? करेक्ट। चलते हैं आगे की तरफ। बायर एग्रीगेटर। देखिए बच्चे लोग, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मेरे को चीजों को आसान बनाने की आदत है। मेरे को टेक्निकल लैंग्वेज मैं ज्यादा यूज करना प्रेफर नहीं करती। बच्चों के सामने आसान भाषा में रखूंगी तो आई होप उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं आगे चलती हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज बायर एग्रीगेटर। Buyer aggregator, you have to understand first of all the point aggregator to aggregate, that means to sum up, मतलब एक साथ आ जाना। किसका, कौन एक साथ आ रहा है, किसका समूह बन रहा है, बायर एग्रीगेटर। क्या ऐसा कुछ है कि समूह बायर्स का बन रहा है? नहीं, ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि मैम आपने ई शॉप्स और ई मॉल्स के इंटरप्रिटेशन बता दी, हमने भी सोचा कि एग्रीगेटर के प्रीफिक्स में बायर लगा दिया तो बायर मिलके एग्रीगेट होके कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन लगेगी बच्चा लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बायर्स, सभी तरीके के बायर एकत्रित होके हमारे यहाँ से शॉपिंग करें। जैसे एग्जाम्पल जोमैटो। बेटा अगर आपको खाना है तो जोमैटो आपको क्या करता है, जोमैटो आपको अपनी एक ऐप पे सारे बायर को वहीं इकट्ठा कर लेता है। उस बायर को साउथ इंडियन खाना हो तो भी वो जोमैटो खोल के ऑर्डर करेगा, उसको चाइनीज खाना हो तो भी वो जोमैटो खोल के ऑर्डर कर सकता है। तो इसका मतलब जहां पर एम किस बात का होगा कि बायर को एग्रीगेट करना है, दैट इज योर बायर एग्रीगेटर। एंड एग्जांपल इज जोमेटो, स्विगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी आप लोगों ने आजकल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जोमेटो, स्विगी, क्योंकि हम डाइन इन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ऑप्शन नहीं है, हम लोग घर बैठ के मंगवाते हैं। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्चुअल कम्युनिटी। बेटा लोग इसको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इसके तो बेस्ट एग्जांपल है बेटा फेसबुक। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं फेसबुक करते हैं और आप जानते हैं कि क्या है वर्चुअल का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट रियल, ओके, विच इज नॉट देयर इन द फिजिकल फॉर्म। आप मिलते हो बट कैसे मिलते हो, ऑनलाइन मिलते हो। मैम मैंने आपको ऑनलाइन देखा था, मैम I had a conversation with you over the Facebook. That is a kind of virtual interaction, and here comes the virtual communities. तो हमारी Facebook हो गया, Twitter हो गया, ये सब क्या है बेटा, virtual communities हैं। तो these are all the e-commerce business models. तो आप लोगों को इसके ऊपर क्या लिखना था बेटा, शॉर्ट नोट लिखना था। I hope this question was a direct question और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। मैम लास्ट क्वेश्चन EIS का कौन सा है बेटा, वो देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास EIS का जो आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, okay, now if I talk about question number 6, this is one of the favorite question of the students। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों का क्वेश्चन बहुत पसंद है। एक बार ही पढ़ लेते हैं क्या बोलता है ये। कहते मिस्टर आर जो है एक आईटी मैनेजर है फाइनेंशियल कंपनी के, और उन्होंने बोला कि ठीक है हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज जो है ना बेटा, दे कैन ब्रिंग देयर ओन डिवाइसेस फॉर द ऑफिशियल वर्क। ठीक है, तो वो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि मैनेजमेंट जानना चाहती है कि रिस्क एसोसिएटेड विद ब्रिंग योर ओन डिवाइस के साथ क्या है। मतलब अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को कल को बोलता हूँ ठीक है तुम अपनी डिवाइसेस ले आओ, अपने लैपटॉप्स ले आओ काम करने के लिए, उसके साथ में मेरे क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। और फिर उसने बोला ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ BYOD रिस्क। उसने बोला कि इसका क्लासिफिकेशन भी हमें बता दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, BYOD होता क्या है मैम? BYOD होता है जहां पर कि हम खुद से जो है अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं यस वी आर हैविंग द पॉलिसी, आप अपनी डिवाइसेस खुद ले आइए। तो उसके साथ में रिस्क क्या एसोसिएट हो सकते हैं वो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बारी आंसर से। फर्स्ट इज योर नेटवर्क रिस्क। नेटवर्क रिस्क कौन सा रिस्क होता है? नेटवर्क रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी जो डिवाइस की विजिबिलिटी है वो लैक हो जाए ना। मतलब ये कि जैसे आप कोई एम्प्लॉय आया, उसने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया विद द लैन कनेक्टिविटी, बट स्टिल द डिवाइस इज नॉट विजिबल इन द नेटवर्क में वो डिवाइस अभी भी विजिबल नहीं है। अब हो सकता है ना, क्या होता है कि जब आप बार बार कोई डिवाइस लगाते हो निकालते हो तो इट हैपेंस कि कभी कभी डिवाइस की विजिबिलिटी नहीं होती है। सो हियर कम्स द पॉइंट दैट इज लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी। नेक्स्ट इज डिवाइस रिस्क। कहते हैं डिवाइस का ये अपने आप में रिस्क है। हमने कहा ये कौन सा रिस्क है? कहता है कि हो सकता है डेटा जो है वो एम्प्लॉय के पास है और एम्प्लॉय शायद हमारा इतना जिम्मेदार नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, शायद डिवाइस ही चोरी हो जाए, शायद उसमें रखा डेटा ही चोरी हो जाए। सो लॉस ऑफ डेटा इज अनदर रिस्क। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन रिस्क। एप्लीकेशन रिस्क का मतलब क्या है? हमारे एप्लीकेशंस को रिस्क है। दैट मीन्स द एप्लीकेशंस कैन हैव अ थ्रेट ऑफ वायरसेस, मैलवेयर्स एक्सेट्रा। मतलब कि उसमें वायरस आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। ये बेटा आपको हमेशा से पता है कि अगर किसी बच्चे को हम ज्यादा ढील देते हैं तो बच्चा बिगड़ने की संभावना रहती है ना। सिमिलरली अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा ढील देंगे और हमारी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं ये एज अ रिस्क इमर्ज आउट हो जाएगा। सो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क का मतलब ये है कि आपकी BYOD पॉलिसी कि जो भी स्ट्रिक्टनेस है वो कम है और वहां पर आपको हो जाती है वनरेबिलिटी टू द अबव मेंशन थ्रेट्स। वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोई ना कोई फायदा उठाने की। करेक्ट। चलिए हम लोगों ने EIS का जो कंटेंट था, EIS के जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। अब हमें मूव ऑन करना है किसके साथ बेटा? अब हमें मूव ऑन करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 एक केस स्टडी है और इस केस स्टडी में वो क्या कहता है? इस केस स्टडी में वो कहते हैं कि जो आलोक है, मिस्टर आलोक, वो अपने बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस के सारे मेजर और माइनर डिसीजंस खुद लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो एक पार्ट है वो कहते हैं कि क्या उनको खुद सारे डिसीजन लेने चाहिए, मेजर भी और माइनर भी? नहीं, उनको माइनर डिसीजन क्या कर देना चाहिए बेटा? डेलीगेट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है बेटा? नो। इसका आंसर क्या है बेटा? नो। फिर आगे वो पूछता है व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द उसका नेचर क्या है बेटा? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। ओके। और इन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के फिर आपको डायमेंशंस देने थे। आप कैसे शुरू करेंगे? आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन देंगे और फिर उसकी डायमेंशंस लिखेंगे कि इट इंक्लूड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड, इट इंक्लूड्स मल्टी बिजनेस और मल्टी फंक्शनल्स। वो जो आपके जो पॉइंट्स हैं आपको वो देखने हैं। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज ऑन द विजन और वहां पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पर कि वो बोलता है कि स्ट्रेटेजिक विजन के बारे में आप बताइए और उसमें नेक्स्ट पार्ट जो इनका है वो बेहतरीन पार्ट है दैट इज ड्राफ्ट अ स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एनी वेल नोन नेशनल लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दैट इज यहाँ पर आपको लिखना है बेटा ICAI का विजन और विजन की डेफिनेशन आपको बतानी है। विजन इज अ रोड मैप
याद है, विच इंक्लूड्स, इतने 3 लाइन की डेफिनेशन है आपकी, वो डेफिनेशन आपको सोल्यूशन में मिल जाएगी, वो डेफिनेशन आपको लिखनी है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और उसके बाद में यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ICI आएगा। Next or last question, do you agree with the statement that strategic management concepts are of no use in the government and medical organization? बेटा इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। क्या वो कहता है कि क्या गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है? बेटा ऑफ कोर्स पड़ती है, क्योंकि दीज ऑर्गेनाइजेशन ओनली एक्सेल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यू नो दैट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव अ टाई अप, दे हैव अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद द लाइक your ambulances etc etc। so हर एक जगह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। so इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से करना है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इस एमसीक्यू में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर है पॉइंट नंबर 2 और 3 है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 जो है वहां पे लिखा हुआ है डज नॉट रिलाई ऑन यूपीआई, जबकि भीम ऐप जो है, भीम ऐप इट इज बेस्ड ऑन यूपीआई। ओके बेटा, देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि ऐसा जब हमें ई कॉमर्स के लिए कंट्रोल लगाने हैं तो कंट्रोल में ऐसे कौन कौन से हैं जो कंट्रोल्स नहीं है। बेटा कंट्रोल जो है हमारे 4 तरीके से लगते हैं, 4 तरीके से लगते हैं, और उनमें से पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है, और एक तीसरा और चौथा तरीका भी है जो कि आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कम्युनिकेटिंग ऑल द पॉलिसीज टू द कंज्यूमर्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कम्युनिकेशन करने के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरसेस एंड मालवेयर्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या बैठेगा बेटा? बोथ A एंड B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है, ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। इफ अ कस्टमर इट इंटरैक्ट्स विद द वेब ब्राउजर, इट इंटरैक्ट्स विद द वेबसाइट और ओपन्स एनी ऐप थ्रू वेब ब्राउजर, तो बेटा वो कौन सी लेयर इस्तेमाल करता है? आपको पता है ये चीज कि ई कॉमर्स इज 3 टियर बेस, इसमें 3 लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड लास्ट इज डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर में सारा डेटा जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर में आपको सब कुछ दिखता है। एंड कमिंग टू द एप्लीकेशन लेयर, दिस इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। सो हियर if any user is accessing any kind of website, that means the first layer is being used, that is a presentation layer। ओके चलिए नेक्स्ट इज एप्पल लिमिटेड को कुछ दिक्कत हो रही है और वो कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, सब कुछ है उनके पास में, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम किसके साथ में है? प्रॉब्लम है मैनेजमेंट के साथ में। मैम ये वाला आंसर स्ट्राइक नहीं हो रहा कि कहां से है बेटा। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका, जो मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ चैप्टर का, बेटा मैं हमेशा से बोलती हूँ चैप्टर का हमेशा एक एक चीज को पढ़ना चाहिए, एक एक कंटेंट पढ़ना चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में बेटा, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, जहां पर मैंने आपको बताया भी था मैनेजमेंट आर द की मैनेजरल पर्संस व्हिच इंटीग्रेट द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस, राइट। ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर पॉइंट 1 एंड 2, बिकॉज हमारे पास में जो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर 3 में बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली रिमेन स्टैटिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ये गलत है, स्टैटिक नहीं होता, इट चेंजेस विद द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसमें अपने इंग्लिश को भी यूज कर लोगे ना तभी आपको काम चल जाएगा। ले नहीं चले इसकी इंग्लिश करोगे तो अनसर्टेनिटी इसकी इंग्लिश बनती है और उस बेसिस पे इसका आंसर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ABCD, दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और जिसमें से कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।